वंदे मातरम दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल युवान एकेडमी पे आपका स्वागत है। आज हम ज्योग्राफी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन है कि भूकंप क्या है, भूकंप के प्रभाव को कम करने वाले किन्हीं 4 उपायों को लिखे। ये क्वेश्चन देखिए 2019 में पूछा गया, 2016 में, 2014 और 2011। बार बार क्वेश्चन ये रिपीट कर रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन को लिए हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से इसको तैयार कर लीजिए। ये 2 से 3 नंबर वाले क्वेश्चन में ये पूछा जाता है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि भूकंप क्या होता है। भूकंप क्या होता है? जब किसी बाहरी या आंतरिक कारणों से पृथ्वी के भूपटल पे क्या होता है, कंपन उत्पन्न होता है, तो उसी कंपन को हम क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। तो क्या लिखिएगा, जब किसी बाहरी या आंतरिक कारणों से पृथ्वी के भूपटल पे क्या उत्पन्न होता है, कंपन उत्पन्न होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। भूकंप के प्रभाव को कम करने के लिए सुरक्षित आवास निर्माण कर भीषण क्षति को कम किया जा सकता है। सुरक्षित आवास निर्माण करके क्या किया जा सकता है, क्षति को कम किया जा सकता है। ठीक है, ये भूकंप के बारे में हो गया। अब देखेंगे कि भूकंप के प्रभाव को हम कैसे कम कर सकते हैं। ठीक है, अब देखेंगे भूकंप के प्रभाव को कम करने का उपाय। निम्नलिखित उपाय है, ये दे दिए। पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट उपाय है वो है कि भवनों को आयताकार होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, आयताकार होना चाहिए। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में भवनों का आकार कैसा होना चाहिए, तो कैसा होना चाहिए, आयताकार होना चाहिए। काफी इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। तो भूकंप प्रभावित क्षेत्र में भवनों की आकृति कैसा होना चाहिए, आयताकार होनी चाहिए। और नक्शा क्या होना चाहिए, साधारण होना चाहिए। तो ये पहला उपाय हो गया। दूसरा देखते हैं, दूसरा उपाय है कि मकान की नींव को क्या होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए एवं भूकंप रोधी होना चाहिए। अगर मकान का नींव ही मजबूत नहीं होगा तो वो भूकंप में क्षतिग्रस्त हो जाएगा। इसीलिए भूकंप प्रभावित इलाके में क्या होना चाहिए, मकान का नींव बहुत ज्यादा मजबूत होना चाहिए एवं भूकंप रोधी होना चाहिए। ठीक है, दूसरा इसका उपाय है कि लंबी दीवारों को सहारा देने के लिए क्या करना चाहिए, ईंट पत्थर या कंक्रीट के कॉलम होने चाहिए। लंबी दीवारों को सहारा देने के लिए क्या होना चाहिए, ईंट पत्थर या कंक्रीट के कॉलम होना चाहिए। ये तीसरा उपाय हो गया। चौथा देखिए, 7 से 8 हम उपाय बताने वाले हैं, उसमें से आपको मिनिमम 4 तो जरूर याद रखिएगा। ठीक है, चौथा उपाय कि निर्माण के पूर्व स्थान विशेष की मिट्टी का क्या करना चाहिए, वैज्ञानिक अध्ययन करवाना चाहिए कि इस मिट्टी पे भवन निर्माण हो सकता है या नहीं हो सकता है भूकंप प्रभावित क्षेत्र में। ठीक है, तो क्या करना चाहिए, वैज्ञानिक अध्ययन, उस मिट्टी का वैज्ञानिक अध्ययन करना चाहिए। उसके बाद ही क्या करना चाहिए, घर का नींव रखना चाहिए या घर का निर्माण करना चाहिए। तो ये चौथा हो गया। पांचवा काफी इंपॉर्टेंट उपाय है कि दरवाजे और खिड़कियों की स्थिति भूकंप अवरोधी होनी चाहिए। छठा उपाय कि लोहा, कंक्रीट, बालू से उत्पन्न बाहर तथा भवन की रचना में इनका समुचित अनुपात एवं क्या होना चाहिए, तकनीकी दृष्टिकोण से सुरक्षित संरचना का निर्माण होना चाहिए। ये छठा उपाय हो गया। सातवां उपाय देखिए, जहां तक हो सके टी, एल, यू तथा एक्स आकार के भवनों को छोटे छोटे आयतों में बांटकर बनाना चाहिए। किस आकार में, टी, एल, यू और एक्स आकार में भवनों को क्या करना चाहिए, छोटे छोटे आयतों में बांटकर बनाना चाहिए तथा आयतों के बीच क्या होना चाहिए, खाली जगह होना चाहिए। ये 7वां हो गया। और 8वां देखिए, गलियों एवं सड़कों को चौड़ा होना चाहिए तथा 2 भवनों के बीच पर्याप्त दूरी होना चाहिए। तो ये 8 उपाय हो गया। इसमें से आपको कितना, कम से कम 4 उपाय याद रखना है, वही काफी है। ये क्वेश्चन 2 से 3 नंबर वाले में पूछा जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से इसको तैयार कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि आपदा से आप क्या समझते हैं, आपदा के कितने प्रकार होते हैं अथवा आपदा के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें। और एक क्वेश्चन है कि प्राकृतिक आपदा एवं मानव जनित आपदा में अंतर स्पष्ट करें उदाहरण सहित। ये चारों क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ, एक बार नहीं पूछा गया, बार बार रिपीट हो रहा है, 3-4 बार पूछा गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी अच्छे से तैयार कर लीजिए। एक ही आंसर है, उसी में से चारों का आंसर हो जाएगा। ठीक है,
अगर आपसे सिर्फ पूछे कि आपदा क्या है तो अब आपको इतना ही लिखना है। अगर आपसे पूछेगा कि प्राकृतिक आपदा और मानव निर्मित आपदा में अंतर क्या है तब पूरा लिखना है, ठीक है। अगर 3 नंबर वाले में पूछेगा, अगर 2 नंबर वाले में पूछेगा तो सिर्फ आपदा क्या है पूछेगा तो इतना ही लिखना है। सबसे पहले देख लेते हैं आपदा होता क्या है। तो प्रकृति में घटित होने वाली वैसी प्रकृति या मानव जनित आपदा, प्रकृति भी हो सकता है, मानव जनित भी हो सकता है, ठीक है, जिनके घटित होने के फलस्वरूप क्या होता है, अधिक संख्या में मानव जीव जंतु की मृत्यु एवं प्राकृतिक संसाधनों का क्या होता है, नुकसान होता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, आपदा कहते हैं। जैसे भूकंप हो गया, बाढ़ हो गया, सूखा, आतंकवाद इत्यादि, ये आपदा के बारे में हो गया। अब देखिए आपदा 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है प्राकृतिक आपदा जो प्रकृति के द्वारा होता है, जैसे हो गया बाढ़ हो गया, भूकंप हो गया, ये सब क्या हो जाएगा प्राकृतिक आपदा। और दूसरा क्या है, मानव जनित आपदा जो मानव निर्मित करता है, वो क्या हो जाता है मानव जनित आपदा, ठीक है। जैसे आतंकवाद हो गया, ये सब क्या हो जाएगा आपको मानव जनित आपदा। चलिए एक एक करके डिफिनेशन देख लेते हैं। सबसे पहले प्राकृतिक आपदा, देखिए हमारे वातावरण में घटित होने वाली वैसी घटना जो प्राकृतिक कारणों से, मोटा मोटी समझ लिए, जो प्रकृति के कारणों से उत्पन्न होता है उसी को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक आपदा कहते हैं। उत्पन्न होती है उसे प्राकृतिक आपदा कहलाती है। जैसे भूकंप हो गया, बाढ़ हो गया, सूखा हो गया, सुनामी, भूस्खलन, चक्रवात, ये सब क्या हो गया प्राकृतिक आपदा। एक ऑब्जेक्टिव में पक्का क्वेश्चन रहेगा प्राकृतिक आपदा और मानव जनित आपदा से, ठीक है। इसलिए अच्छे से देख लीजिए कि प्राकृतिक आपदा क्या हो गया, भूकंप हो गया, बाढ़ हो गया, सूखा, सुनामी, भूस्खलन, चक्रवात, ये सब आपको क्या हो गया प्राकृतिक आपदा। अब देख लेते हैं मानव जनित आपदा। तो मानव जनित आपदा वैसी घटनाएं जिसकी उत्पत्ति में मानवीय कारकों का हाथ होता है, यानी मानव के द्वारा जो घटना होती है उसको हम क्या कहते हैं, मानव जनित आपदा कहते हैं। तथा जिसके घटित होने के फलस्वरूप क्या होता है, अधिक संख्या में मानवों की मृत्यु एवं संसाधनों की हानि होती है, मानव जनित आपदा कहलाती है। जैसे रेल एवं सड़क दुर्घटना, आग, युद्ध, आतंकवाद, महामारी, सांप्रदायिक दंगे, ये सब आपको क्या हो जाएगा मानव जनित आपदा। क्लियर हो गया। 203 नंबर जरूर आपको इस वीडियो से मिलने वाला है। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिला लीजिए तो 5 नंबर तो पक्का इससे फिक्स है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुखाड़ के लिए जिम्मेदार या उत्तरदायी कारकों का वर्णन करें। यह भी क्वेश्चन 2-3 बार पूछा गया है कि सुखाड़ के लिए जिम्मेदार कारकों का वर्णन करें या सुखाड़ के लिए उत्तरदायी कारकों का वर्णन करें। तो सुखाड़ जैसे आपदा के उत्पन्न होने के क्या है, निम्नलिखित कारण है। पहला क्या हो गया, वर्षा की कमी। वर्षा अगर कम होगा तो सुखाड़ तो ऑटोमेटिक उत्पन्न हो जाएगा। उसके बाद एक वनस्पतियों यानी जंगलों की कटाई जो हो रही है उससे क्या हो रहा है, वर्षा में कमी आ रही है और वर्षा की कमी के कारण क्या होता है, सुखाड़ आ जाता है, ठीक है। तो ये वनस्पति की कटाई भी सुखाड़ के लिए जिम्मेदार हो गया। तीसरा है कि तापमान में वृद्धि, अगर वृक्षों की अत्यधिक कटाई होने लगेगी तो तापमान में क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। तो तापमान में वृद्धि भी क्या हो गया, सुखाड़ का एक प्रमुख कारण। चौथा है कि जल की कमी, जल स्तर में गिरावट, ये भी सुखाड़ का बहुत महत्वपूर्ण क्या कहते हैं कारण है। और एक है सिंचाई में जल की अधिक बर्बादी, जल की अधिक बर्बादी भी सुखाड़ का एक महत्वपूर्ण कारण है। तो ये आपको 5 पॉइंट हो गया सुखाड़ के लिए उत्तरदायी जो जो भी कारक है, ठीक है। ये भी 3-4 बार क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए इस क्वेश्चन को भी हम डिस्कस कर लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद।